हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं रेलवे जर्नी विद कुणाल। तो आज हम इस वीडियो में आपका साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो आपको विद इन अभी 2 मंथ्स में कवर करना है। बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका साइंस थोड़ा-सा वीक होता है, उनके लिए है। बाकी आप लोग ने अगर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है साइंस तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ज जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये टॉपिक मतलब छोड़ना कि आप एक-एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी ओनली फिजिक्स का मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ से अगर ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है तो एक बार कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो आरआरबी जेईई का एग्जाम है सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 है, उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो साइंस का पोर्शन है सीबीटी 1 में वो 30 मार्क्स का है प्लस सीबीटी 2 में 15 मार्क्स है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों मिला के। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम्स को क्रैक कराने में। ठीक है, तो साइंस को इग्नोर ना करें, क्योंकि साइंस का वेटेज जो है वो 30% है आपका, जो भी 100 मार्क्स का है तो 30 मार्क्स का जो आपका साइंस ही पूछेगा। बिना साइंस के आप चाहेंगे कि क्रैक कर ले एग्जाम तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं वो आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड हैं, जो जनरल का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग में है, बैंकिंग में जो साइंस थोड़ा-सा नहीं पूछता है, बट जो जनरल का तैयारी कर रहे हैं, पहले से रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो वो वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं, साइंस से मतलब फ़ैमिलियर रहते हैं। तो जिनका मतलब बैकग्राउंड है आपका जो इंजीनियरिंग से करते हैं, तो थोड़ा-सा साइंस में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको मतलब एक बार देख लेना है, और जो टॉपिक आपका कवर नहीं है उसको अच्छे से कवर कर लेना है। डेफिनेटली यहाँ से अगर करते हैं आप लोग ये इतना जो मैंने टॉपिक बताया है सारे चैप्टर्स का, जहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो है 8 से 10 नंबर आपका फिजिक्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, मैक्सिमम आपका 50 डेज बचा हुआ है, तो 50 डेज में आप इतना कर लेते हैं तो जितना भी मैंने साइंस का ये फिजिक्स का टॉपिक बताया है वो 10 डेज अगर आप बैठ के अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ऐसा नहीं है कि कवर नहीं हो पाएगा। विद इन 10 डेज आप इतने सारे टॉपिक आराम से कवर कर सकते हैं, 2-3 घंटा डेली देंगे तो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे सीधा। तो फिजिक्स का मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में टॉपिक बताया है, तो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट आपका चैप्टर आता है। यूनिट एंड मेजरमेंट, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में से आपको क्या पूछता है, तो क्वांटिटीज के यूनिट्स डायरेक्टली लेता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, आपका करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, तो ऐसे यूनिट जनरली पूछ लेता है। प्लस उसका डायमेंशन निकालना है तो एमएलटी करके निकालते हैं। तो जैसे फॉर्मूलेज याद होंगे आपको तो डायमेंशन इजिली निकाल सकते हैं। मैंने यूनिट एंड डायमेंशन का एक वीडियो अपलोड किया था फिजिक्स का, तो वहां से अगर आप लोग को थोड़ा सा वीक है तो वहां पे मैंने सारे फॉर्मूलेज जो भी पॉसिबिलिटी है आने के और नहीं भी आने के, तो सारा मैंने एक बार कवर किया है। एक बार जाके वहां वीडियो देख लेंगे, ठीक है, तो वहां से आपको ये सेक्शन इजिली कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, ये देखना है आपको। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मेनली आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आते हैं। तो यहाँ ये जो चैप्टर है स्टार्टिंग ही है फिजिक्स का, तो यहाँ से ये इसको इग्नोर ना करें। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, तो वो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें से क्या करना है आपको, जितने भी वैल्यूज हैं, जैसे 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1 पार्सेक क्या होता है, तो वो सब थोड़ा सा एक बार देख के जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। जो भी कन्वर्जन्स है, जैसे कि मिली टू माइक्रो कन्वर्जन्स, माइक्रो टू नैनो कन्वर्जन्स, तो ये इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। ठीक है, आपका जो 1 पाउंड इज हाउ मेनी, मतलब कि आपका केजी होता है, 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, ठीक है, 1 यार्ड कितना होता है, तो ये सब नॉर्मली सबको आना ही चाहिए। अगर नहीं भी आता तो एक बार देख लें, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका रिपीट होते हैं और इससे आता है। ठीक है, तो मेनली आपका यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरमेंट में आपका ये 4 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कवर करके जाना है। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आएगा भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोशन, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन है हो गया, तो मोशन में क्या क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है आपका। मोशन में क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट में लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, सेकंड में आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। थर्ड लॉ हो गया आपका न्यूटन्स का, वो आपका जो है
एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो तीनों लॉ पे आपका जो कुछ मतलब एग्जांपल्स होते हैं, कौन सा किस लॉ पे डिपेंड करता है, वो सब जैसे बोट किसी पानी में चल रहा है तो वो किस लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, किस लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से हम वॉकिंग करते हैं तो वो किस लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये सब जैसे कि हम लोग कोई क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को कैच करते हैं, तो वो किस लॉ में आता है, तो नॉर्मली नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार जो न्यूटन्स लॉ का तीनों टाइप है, उसका क्वेश्चंस थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल्स देख लें, ठीक है? और लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया, इम्पल्स हो गया, ये सब देख लें। फिर आपका मोशन में हो गया, यूनिफ़ॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है? सर्कुलर मोशन में मान लीजिए कि वेलोसिटी चेंज होता है कि नहीं, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है? तो ये सब थोड़ा-सा देख के और जाएँ। नॉर्मली 1 से 2 दिन इसके लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ से क्वेश्चन एक हमेशा आता ही आता है। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड हो गया आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक हमेशा आता है, ये तीनों इक्वेशन जो है वो आपका याद होना चाहिए। और क्या कौन सा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, ये भी पूछ देता है। और कौन सा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या डिनोट करता है, वो भी पूछ देता है। तो ये हो गया वेलोसिटी एंड टाइम का। सेकंड इक्वेशन हो गया पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और थर्ड हो गया वेलोसिटी और पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या वैरी करता है, क्या वेलोसिटी के साथ टाइम ग्राफ में किस वे में वैरी करता है, क्या ग्राफ बनता है, सब कुछ आपको। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी उसमें क्या चेंजेस होता है, स्पीड के साथ क्या रिलेशन है। तो आपका इसमें से थोड़ा-सा क्वेश्चन घुमा के पूछता है, बट ये थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका मेनली 4-5 फॉर्मूलेज हैं। आपका हाइट हो गया निकालना, रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब निकालना है। तो 4-5 फॉर्मूलेज होते हैं, बस नॉर्मली फॉर्मूलेज आपको यहाँ से याद करने हैं, ठीक है। और थोड़ा-सा इसका देख लीजिएगा कि आपका जो यहाँ से यहाँ कोई पत्थर फेंक रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, ठीक है। ये सब आपको समझना आना चाहिए। मैक्सिमम जब मैक्सिमम रेंज कवर करना है तो किस एंगल पे थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम रेंज कवर होगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा-सा पूछ देता है और आपको जनरली पता भी होगा, बट नहीं पता है तो ये कवर करके जाइएगा। थोड़ा-सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वो टॉपिक देख लीजिएगा। डायरेक्ट P इज इक्वल टू mv पे क्वेश्चन आ जाता है, वो थोड़ा-सा एक आध देख लीजिएगा। P मतलब कि मोमेंटम, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जीएफ डब्ल्यूएमएफ। ये जीएफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। डब्ल्यूएमएफ क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। नेक्स्ट आपका एसएनएफ है। एसएनएफ क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया। तो इसमें कौन सा क्या स्ट्रॉन्ग है, किसका क्या रेंज है, और इस चारों में कौन सा ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ठीक है, किसका कितना रेंज है, ये सब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका मोशन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्रेविटेशनल पे, ग्रेविटेशन पे। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले तो आपको फार्मूलेज उसका पता होना चाहिए। F इजिकल टू जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसमें क्या किस पे डिपेंड करता है ये पता होना चाहिए। फिर जी का वैल्यू पता होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है जी का वैल्यू पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें थोड़ा-सा पेंडुलम पे आ जाता है, जैसे कि आपका टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट एल बाई जी। मान लीजिए कि एल को इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है सेकंड पेंडुलम पे, टी की सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, तो 2 सेकंड होता है सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, तो ये वाला थोड़ा-सा याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा-सा ये फार्मूला जो है वो याद कर लेंगे कि अगर आपका लेंथ चेंज करता है, 4 टाइम्स कर देता है, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल हो गया, तो एल के जगह पे 2 डाल देंगे तो टी डायरेक्ट 2 हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट है सैटेलाइट के बारे में पढ़ लीजिएगा। जियोसेंट्रिक सैटेलाइट क्या होता है, हेलियोसेंट्रिक सैटेलाइट क्या होता है, जियोसाइनोक्रोनियस सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा। एक एक मैं बता देता हूँ, जियोसाइनोक्रोनिस सैटेलाइट क्या होता है कि जो अर्थ का जो टाइम पीरियड है एक चक्कर लगाने का, तो अर्थ के टाइम पीरियड के आपका जो जियो स्टेशनरी टाइम पीरियड है वो इक्वल होता है जो अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, 23 आवर 23 आवर
56 मिनट 4 सेकंड में ये अपने एक्सिस पे घूम जाता है। तो वही सेम जियो साइनोक्रोनियस सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड सेम रहता है। तो मतलब दोनों सिमिलर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन देख के जाइएगा। फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड लॉ क्या बोलता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि केपलर सेकंड लॉ क्या बोलता है, और उसमें दे देगा दो तीन चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए कि सेकंड जो केपलर्स का सेकंड लॉ है वो बोलता है प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट जो है, प्लैनेट्स मतलब बहुत सारे प्लैनेट जो है इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया ही कवर करते हैं, ठीक है। तो उसमें बोल देगा डबल एरिया, ट्रिपल एरिया, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड लॉ बोलता है कि आपका जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो मेजर एक्सिस जो होते हैं, मेजर एक्सिस का क्यूब होता है, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर एक्सिस क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट लॉ क्या बोलता है केपलर का, कि जो भी आपका प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, कि तो ये इसमें थोड़ा सा रिलेशन देख लीजिएगा। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 2 इंटू आपका रूट 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी तो रूट 2 टाइम्स ज्यादा है ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपका क्या होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर हमको यहाँ से मतलब कि आपका जो भेजना है ऊपर मतलब स्पेस में, तो इतना उसका वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसको भेज पाएंगे। तभी वो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहां से स्केप करके वो स्पेस में जा सकता है। इतने वेलोसिटी से हम उसको भेजेंगे तब, ठीक है। तो वो होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आपका यहाँ तक इसको कवर करना है पूरा जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी जनरली सबका कवर ही होता है। नॉर्मली फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलेज पे आपका मान लीजिए कि फॉर्मूलेज हो गया, यूनिट हो गया, वो सब पूछता है, ठीक है। वॉट, किलो वॉट, ये सब आपका 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। और जनरली आपका वर्क से मान लीजिए कि वर्क पावर और एनर्जी से आपका जो क्वेश्चंस डाल देते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डाल देता है। तो थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी पे आप ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे ये चैप्टर से। मेनली सबको वर्क पावर एनर्जी आता ही होगा, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूलेज हैं, यूनिट है, डायमेंशन है, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल करना है बस, और इसमें से कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साउंड। तो साउंड में क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ साउंड। नेचर ऑफ साउंड क्या, लाउडनेस हो गया, पिच हो गया, आपका क्वालिटी हो गया। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड पे, पिच किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। क्वालिटी से पता चलता है किसी का मतलब आवाज का पता चलता है क्वालिटी से, ठीक है। तो ये सब नेचर हो गया, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि आपका जो वुमेन्स का है वो पिच ज्यादा होता है या कम होता है, तो वुमेन्स का पिच ज्यादा होता है, ठीक है। और जो एज कम्पेयर टू मेन का कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1/टाइम पीरियड आपका जो फ्रीक्वेंसी है उस पे आपका क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। टाइम पीरियड दिया रहता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए, ठीक है। आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है हर्ट्ज में नापते हैं। यहाँ से आपको पता भी होना चाहिए कि हम अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है वो कौन हियर कर सकता है, हम कितना साउंड कितने से कितना हर्ट्ज तक हम साउंड ह्यूमन हियर कर सकते हैं, एनिमल कितना हियर कर सकते हैं, ठीक है, कितने हर्ट्ज तक, मैक नंबर क्या होता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ आपका स्पीड इंटू 1/f, ये फॉर्मूला जनरली पूछता है, ठीक है। आपका कोई भी मतलब न्यूमेरिकल पूछ दिया तो इसमें स्पीड निकालने के लिए अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दिया है तो स्पीड पूछेगा, तो वहां से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को नहीं पता है तो एक बार राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेव। वेव दो टाइप के होते हैं, देख लीजिएगा, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो बहुत सारे मीडियम में साउंड का जो ट्रैवल करने का स्पीड जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपका डिपेंड करता है कि साउंड किस में ट्रैवल कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस में ट्रैवल कर रहा है आपका साउंड, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उसमें।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एयर में जो साउंड ट्रैवल करता है वो 331 मीटर पर सेकंड के स्पीड से करता है, वाटर में 1531 मीटर पर सेकंड स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ से एक बार थोड़ा सा और भी मेरे पास है, बट आपको एक आइडिया देने के लिए एयर में कितना है, वाटर में कितना है, आयरन में कितना है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, सब में मतलब थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने जो बुक सजेस्ट किया था उसमें बीच में दिया भी हुआ है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो मैंने पहले भी बता दिया नेचर ऑफ साउंड या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, ये सब देख के जाइएगा, ठीक है। कि लाउडनेस क्या है, किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, क्वालिटी से हमको पता चलता है कि वॉइस किसका है, कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट है इको हो गया। इको से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाता है इको का, तो एक बार इको का देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ साउंड ऑन साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा, इफेक्ट टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा साउंड भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये होता है, प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, डे में कैसे ट्रैवल करता है एज कम्पेयर टू नाइट में कैसे ट्रैवल करता है। डे में मतलब कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मतलब जल्दी ट्रैवल करता है या लेट से ट्रैवल करता है एज कम्पेयर टू नाइट, तो वो देख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अगर साउंड ट्रैवल करता है तो आपका कैसा बिहेव करता है साउंड, तो वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साउंड एंड लाइट, दो दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आएगा ही। लाइट से तो तीन चार क्वेश्चन, तीन भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है। तो लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके लाइट का देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले आपको लाइट क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है आपका, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रेज, कौन सा रेज है, ठीक है, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए, और इसका किसने खोज किया है वो भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। और इसका मतलब रेंज भी पता होना चाहिए, वेवलेंथ पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए कि किसको मतलब कहाँ पे रखते हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि विजिबल रेज का कितना वेवलेंथ है, ठीक है। तो 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज किसने खोजा था, जो इंफ्रारेड है किसने खोजा था, माइक्रोवेव किसने खोजा था, रेडियो वेव किसने खोजा था, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा एक बार देख के जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका थ्योरी। दो चार पांच थ्योरी है, वो इम्पोर्टेंट है। न्यूटन थ्योरी हो गया आपका, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, हाइजेंस वेव थ्योरी हो गया। तो ये सब सारे थ्योरी है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि थ्योरी कोई है, उसका डायरेक्ट दे देगा कि ये किस थ्योरी, किसने मतलब इसको बताया था, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक एक बार आप लोग पढ़ के जाइएगा कि मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, हाइसेनबर्ग जो है हाइजेंस वेव थ्योरी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ से क्वेश्चन जनरली आते ही आते हैं। आपका मिरर फार्मूला हो गया, उसका साइन कन्वेंशन एक बार देख लीजिएगा, तभी आपको वहां से आप कोई भी क्वेश्चन आते हैं मिरर फार्मूला से रिलेटेड, लेंस फार्मूला से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन उसका समझना है कि मिरर के लेफ्ट में होगा या लेंस के लेफ्ट में होगा तो क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा साइन, ठीक है। नेक्स्ट नीचे होगा तो क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा या ऊपर होगा तो क्या साइन कन्वेंशन यूज करना है। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये मिरर फार्मूला हो गया। v हो गया इमेज, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हो गया, u हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड f, तो f हो गया आपका फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला सेम है, 1/v माइनस कर दीजिए 1/u और 1/f, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंस फार्मूला, ठीक है। तो जनरली आपका साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, बाकी सब सेम है। इसमें एक चीज और है, कभी कभी है इमेज फॉर्मेशन से पूछ देता है कि मिरर के किस मतलब कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, फोकल पे होगा या फिर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और फोकल के बीच में होगा या फिर फोकल के और पोल के बीच में होगा। तो इमेज फॉर्मेशन भी पूछ देता है, या फिर इमेज कैसा बन रहा है, रियल इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, तो ऐसा करके इमेज का भी पूछ देता है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, ठीक है। तो एक बार आप
देख के जाइएगा। इसमें एक और चीज पूछता है कि आपका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये एक बार फॉर्मूला जो भी आपको याद नहीं है तो याद करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर या लेंस या कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो यहाँ से यूजेस भी पूछ देता है कि आपका जो बाइक में यूज होता है वो कॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स होता है, मिरर या लेंस जो भी है। आपका जो डॉक्टर है वो कौन सा ईयर में देखने के लिए यूज करते हैं, प्लस जो आपका टर्निंग वर्निंग पॉइंट होता है वहां पे लगा होता है वो कौन सा लेंस यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे पूछ देता है, तो एक बार इसका यूजेस भी पढ़ के जाइएगा। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का मतलब डायरेक्टली फॉर्मूलेस पूछ देते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट चीज है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली इसमें पूछ देता है कि किसमें क्या, किसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एयर हो गया, एयर हो गया आपका 1.003 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वाटर का 1.33 होता है, ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.42, ठीक है। तो ये 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये चारों थोड़ा सा आप लोग याद करके रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और आता है आपका इंपॉर्टेंट चीज कि मान लीजिए कि ग्लास है उसको वाटर में डिस्पर्स करेंगे तो वो किस तरह का लेंस या फिर मिरर लेंस के तरफ या मिरर के तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये दो चार पॉइंट है। तो मान लीजिए कि आपके पास दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ग्लास एंड वाटर का। तो इसमें दो तीन केस बनते हैं कि ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वाटर से तो क्या होगा, ग्लास का अगर इक्वल है वाटर से तो क्या बनेगा, ग्लास का अगर कम है तो क्या बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा एक बार आप लोग देख के जाइएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है आई। तो आई से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट आपका आई जो है उसका मतलब बनावट क्या है, क्या कौन सा कहाँ पे होता है, क्या पुपिल कहाँ है, लेंस कहाँ होते हैं, एक्वस ह्यूमर कहाँ है, विट्रस ह्यूमर कहाँ पे है, रेटिना कहाँ पे है, नर्वस जो आपका ऑप्टिकल नर्व जाता है वो कहाँ से जाता है, ठीक है। आगे जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसका जो बनावट है और क्या क्या आई में प्रेजेंट होते हैं वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आई डिफेक्ट। तो आई डिफेक्ट में क्या देखना है, आई डिफेक्ट में आपको तीन चार डिफेक्ट होते हैं। मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। प्रेस बायोपिया हो गया। तो ये देख के जाना है क्या होता है इसमें, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर क्वेश्चन इसमें से आएगा कि इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना है, ठीक है। इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना है, लेंस यूज करना, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये मतलब कि नजदीक का दिखाई दे रहा है तो ये कौन सा मतलब आई डिफेक्ट है, लॉन्ग मतलब नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है ये कौन सा आपका आई डिफेक्ट है, या फिर दूर का नहीं दिखाई दे रहा है वो कौन सा आपका आई डिफेक्ट है। तो ये आपका या फिर उससे रिलेटेड आपका जो करेक्ट करने के लिए लेंस यूज किए जाते हैं वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन चार क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आएगा भी, ठीक है। तो अच्छे से लाइट को करें। और जो मैंने टॉपिक बताया है डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। आपका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके थोड़े से मतलब एग्जाम्पल से जो होते हैं जितने भी वो थोड़ा सा पढ़ लें। जो स्कैटरिंग का एग्जाम्पल होता है वो थोड़ा सा पढ़ लें, कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आपका इसमें क्या पढ़ना है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। चार्ज किसको बोलते हैं, करंट किसको बोलते हैं, ये सब बेसिक है, ठीक है। थोड़ा सा उसका फार्मूलास एंड देयर यूनिट्स थोड़ा पढ़ लेंगे। ओम्स लॉ हो गया, V इक्वल टू IR हो गया, ओम्स लॉ हो गया, इसमें क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करंट डेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है थोड़ा सा, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में थोड़ा बता दो। तो पैरेलल में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, 1/R कर देते हैं, प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 जितने भी दिए रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीरीज में है तो डायरेक्टली प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख के जाइएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज कौन सा यूज करते हैं, कितना एमएम का होता है, मेटल क्या यूज करते हैं वो देख के जाइएगा। कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि हाईएस्ट मतलब कंडक्टिंग मेटल कौन सा है, सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, ये सब थोड़ा सा पढ़ के जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक बार फॉर्मूलाज देख लीजिएगा, इसका जो यूनिट है वो देख के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। तो लास्ट
आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो पहले भी मैंने बताया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन क्या होता है, रमन इफेक्ट क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन का। इससे ज्यादा आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का इससे ज्यादा आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीट। हीट में क्या पढ़ना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ब्लैक बॉडी, ये सब पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लीजिए कहाँ किसमें कंडक्शन किसमें होता है, कन्वेक्शन किसमें होता है, रेडिएशन वैक्यूम में होता है या फिर सॉलिड में होता है, वो देख लीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, ये मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी बताया था, और यहाँ भी थोड़ा फार्मूला बता देता हूँ। C माइनस 0/100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई आपका 180, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको। 1 1 कट गया, 5 ये 9, तो आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट पे जो वाटर होता है तीनों फेज में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज में होता है। तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, 273.1 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसएचएम। एसएचएम में पहले भी मैंने बताया है, वो जो ग्रेविटेशन में, कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देखना है आपको, तो जो पेंडुलम है, पेंडुलम का आपको पोजीशन देखना है। मीन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, आपका मीन पोजीशन पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एक बार देख के जाइए। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रेशर, आपका प्रेशर क्या होता है, जो पास्कल लॉ है क्या है, ठीक है। पास्कल लॉ मतलब हाइड्रोलिक प्रेस, क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए कि हाइड्रोलिक प्रेस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो पास्कल लॉ पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन, थोड़ा सा देख के जाइएगा, स्टैटिक, डायनेमिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। F इक्वल टू म्यू पे एक क्वेश्चन आ जाता है, तो एक आध क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंट डिवाइसेस एंड देयर यूजेस, जैसे कि मतलब कि बैरोमीटर हो गया, वो क्या नापता है, आपका हाइग्रोमीटर हो गया, वो क्या नापता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है। आपका इन्वेंशंस हो गया, आप थोड़ा बहुत ल्यूसन का बुक फॉलो करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब कि आपका जो स्टैटिक, जैसे बोल सकते हैं स्टैटिक जीके टाइप का, वो इन्वेंशन भी थोड़ा बहुत पूछ देता है। तो जनरली इन्वेंशन भी आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिसलिनियस आप लोग को जो अच्छा लगे वो थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये सारा मैंने ट्राई किया है कि फिजिक्स का आपको अच्छे तरीके से जानकारी दे दूं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका 10 आउट ऑफ 10 आप स्कोर करें, ठीक है। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो 8 to 10 आप लोग हम इजिली स्कोर कर लेंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सब कुछ मैंने एक एक चीज मैंने कवर कर लिया है, और जहां से क्वेश्चन जनरली आते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं ट्राई करूंगा कि अगले 1-2 दिन में ये केमिस्ट्री और बायो का भी ऐसे ही अपलोड कर दूं, सारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।